दोस्तों इसको कहते हैं गला काट कंपटीशन। आप लोगों ने जरा सा भी लापरवाही बरती ना, सामने वाला आप लोगों की सीट आप लोगों की नाकों की नज़रों से सामने से चुरा कर ले जाएगा और आप लोगों को नेक्स्ट ईयर फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अपना 110% देना है और फिर देखना रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। वो रिजल्ट हमेशा आप लोगों को एक शाइनिंग कलर में चमकता हुआ नजर आएगा, आप लोगों की लाइफ को एक सही एक मुकाम पर ले जाता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो से जरूर बताना, और मैं ये चाहता हूँ कि सोचो जरूर कि आप लोग क्या उस लेवल पर हो कि आप लोग इस पर्टिकुलर कंपटीशन में सर्वाइव कर सको। अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, इसके ऊपर एक विचार जरूर देना। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों जोश कैसा है? जोश आई है? नहीं है तो अभी हो जाएगा आज का INA सुनने के बाद में। ये है इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको बड़े ही प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। 15 जनवरी की बैलेंस डाइट में ये सब कुछ माल पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल होंगे। जो गंगा विलास वाला आर्टिकल होगा ना, सुनकर आप लोगों का मज़ा आ जाने वाला है। कहाँ कहाँ से होकर ये पर्टिकुलर रूट इसका जाएगा, क्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि देश में कौन कौन से वाटरवेज हैं, वो वाटरवेज जो हैं किस किस नदी पर बने हुए हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारी तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर मजा आने वाला है। बासमती चावल, इंडिया और पाकिस्तान का इशू समझेंगे आखिर क्या मुद्दा चल रहा है। इंडिया और USA की ट्रेड पॉलिसी के बारे में कुछ बातें करूंगा, पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लोकूर कमेटी और रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल होगा। रिजर्वेशन के बारे में चक्षु खुलेंगे आप लोगों के, कुछ नई चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रीलिम्स फैक्ट होंगे नेशनल लेवल के 5 न्यूज़ कवर करूंगा छोटी छोटी। प्रीलिम्स फैक्ट होंगे इकोनॉमी की 4 न्यूज़ करेंगे छोटी छोटी। प्रीलिम्स फैक्ट होंगे वर्ल्ड लेवल के, तो इसमें 4 न्यूज़ करेंगे छोटी छोटी, ठीक है। इसी के साथ में इनमें तो आप लोगों के प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। अलग से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे आप लोगों के, जिनका आंसर आप लोगों को देना है। बड़े ही प्यारे रहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, उन्हें कहते हैं कि एकदम रखे मिलेंगे बस, ठीक है। आप लोगों को रामानुजन बनाऊंगा, CSAT का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा। प्लेस इन न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये है मजुली आइलैंड, कहाँ है, क्यों लोकेटेड है, किस वजह से इसके बारे में कंट्रोवर्सी रहती है, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में गायब हो सकता है। आखिर कैसे समझेंगे। और वोकैबुलरी इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही प्यारा सेक्शन होता है। बेइज्जती नहीं होने देगा अगर आप लोग अगर डेली इसको देखोगे। 5 शब्द नहीं बताऊंगा, हालांकि कहने के लिए 5 है, शब्द इसके अंदर 20-25 से भी ज़्यादा रहते हैं। 5 तो वो होते हैं जिनको प्रॉपर डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कुछ आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो जोश कुछ हुआ हाई, तो एंड तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। इतनी पॉजिटिविटी के साथ में जाओगे। कुछ और बातें बता दूं तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर SLV फैमिली मेम्बर को इनका नाम है कुलविंदर। रीज़न क्या है यार, इनका मैंने नाम सर्च किया बेसिकली जीमेल के ऊपर, तो इनके द्वारा बहुत बार रिपीटेडली मुझे मेल सेंड किया गया। पता नहीं कैसे बार बार ये बच जा रहा है, मेरी नज़रों पे नहीं आया, क्योंकि मुझे आप लोगों को मैंने बताया कि बहुत सारे मेल आते हैं रेगुलरली, तो इसकी वजह से कई बार ये बच गया। और इन्होंने देखो, मतलब हिम्मत देखो यार इंसान की, सैल्यूट है यार। देखो यहाँ से मैंने बोला ना कि ज़िंदगी में अगर एक बार सही तरीके से पढ़ाई कर लोगे ना, तो फिर ये वाला रिजल्ट आप लोगों को आने वाला है। ये देखो यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी के साथ में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसी के साथ में जूनियर इंजीनियर इन पंजाब, स्टेट PCS मेंस का इंटरव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है, और फिलहाल ज्वाइनिंग आ रही है पंजाब के अंदर में। ये कहते हैं तैयारी, और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गई, इनके द्वारा लंबे समय तक अथक प्रयास किए गए, तब जाकर यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 7 साल का स्ट्रगल है भाई साहब। 7 साल के स्ट्रगल के बाद में इस तरीके की मेहनत, और आप लोग समझ सकते हैं अब रिजल्ट कौन सा है कि खुद से चूज कर लो भाई साहब कौन सी जॉब में तुमको जाना है। तो ये कहते हैं प्रयास, ये कहते हैं मेहनत। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि एक तरीके से जो इंसान लगा रहता है ना, आप लोगों ने सुना है ना कि पानी की अगर बूंद बूंद भी किसी पत्थर पर डालते रहोगे ना भाई साहब, उस पत्थर में छेद हो जाएगा। रस्सी जो रगड़ मारती है ना पत्थर के ऊपर में, पानी जब खींचा जाता है कुएं के अंदर से, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में लगेगा आप लोग यार जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, लोग ताने देंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, अरे शहर में रहता है घूमता फिरता होगा ऐसे ही, मोहल्ले वाले ताने देने लगते हैं कि हाँ बुला लो घर, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या कर लेगा। अगर सोचो कि ये इंसान अपनी इसी तरीके से हार मान लेते, तो क्या आज की डेट में ये मेल मेरे पास में आ पाता? अब लोग खुद सोचो, मतलब कहाँ से उठ के कहाँ इंसान पहुंच गया आज की डेट में। अभी इनका यूपी PCS का नहीं, साथ कोई सा PCS का इनका इंटरव्यू अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर। आप लोग खुद सोचो, तो ये वाले लेवल पर अगर आप लोग होगे, मॉर्निंग में जल्दी उठना, ये सारी हैबिट तैयार करना, तो एक तरीके से यही बातें यार मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ। और मैंने जो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है,
ये सेल्फी प्लानर, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करना टेलीग्राम से। इसमें आप लोग डेली कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप लोगों की लिस्ट क्या है, पानी पीना है, प्रॉपर एक तरीके से अपना नोट्स बनाने हैं, पूरे दिन को स्टार करना है, समझ पाओगे कि दिन कहाँ जा रहा है आप लोगों का, अपने दिन को अपनी मुट्ठी में रख पाओगे आप लोग। ये काम आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो। मैंने इसको शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, जाकर डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकाल लेना और आगे पीछे प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि एक पेज पर 2 बार इस्तेमाल कर सको। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे से इस्तेमाल करो। पूरे लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती है आप लोगों को, टेलीग्राम के ऊपर ही जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और आंसर राइटिंग के लिए आज आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे सैटरडे में हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसी एथिक्स करते हैं संडे में, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मतलब मजा आने वाला है, ताबड़तोड़ तरीके से एंजॉय करेंगे। और कैसे फेस्टिवल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया ये जरूर बताना, और कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो, क्योंकि हमारा देश यार इतना एक तरीके से ना रंगों से भरा हुआ देश है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग खुद देखो, हर राज्य के अंदर में अलग अलग रंग इस मैप में आप लोगों को दिख रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा देश है यार अपना, इसकी कल्चर को सहज कर रखो और इन्जॉय करो। खूबसूरती इतनी है कि उसमें खो जाओगे। बस एंजॉय करना सीखो चीज़ों को, और जितना एंजॉय करोगे ये आप लोगों को एनर्जी देंगे। एक ब्रेक रहता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ब्रेक आता है एक काम से हटकर अपनी ज़िंदगी को फिर से एनर्जाइज करने का, तो ये फेस्टिवल आप लोगों की ज़िंदगी में वो लेकर आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए। लेक्चर पूरा देखना एंड तक, मज़ा आने वाला है। फीडबैक जरूर देना एंड में कि कैसा लगा लेक्चर, ताकि इंप्रूव करने लायक कुछ हो तो बताना, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। हाउस द जोश। और शेड्यूल जरूर लिखना आज का शेड्यूल क्या है, और इसी के साथ में अपना डिसिप्लिन टेस्ट जो देते हो उसे रेगुलर देते रहा करो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक एक न्यूज़ के साथ में अच्छे से। दोस्तों ये आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, पर लेकिन इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप में से कितने एसएलवी फैमिली मेम्बर हैं जो हवाई जहाज़ में बैठे हैं, यानी कि एयर वाले में, और कितने ऐसे हैं जो वाटर वाले, यानी कि जो एक क्रूज़ वगैरह होता है, जो एक पानी का जहाज़ होता है, उसमें कितने बैठे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसमें तो कई सारे बैठे होंगे, पर इसमें बहुत ही कम बैठे होंगे, है कि नहीं। अगर दोनों में किसी ने एक्सपीरियंस लिया है तो किसका बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को लगा है, और अगर इनका एक्सपीरियंस आप लोगों को ट्रेन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब किसका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को लगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी ये बातें मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी प्यारा आर्टिकल है और काफ़ी सारी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन है, और जब देश की प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ मतलब ये जो पानी का जहाज़ है इसको क्रूज़ बोला जा रहा है। तो ये गंगा विलास इसका नाम रखा गया है। ये वाराणसी से चला, तो वाराणसी से चला, कहाँ तक चला, क्या क्या इसकी जर्नी रहने वाली है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। टॉपिक जो है वो बड़ा ही प्यारा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव रहते हैं, तो उसमें से ये एक इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी यहाँ पर, ये देश की कनेक्टिविटी के बारे में भी आप लोगों से बातें करेगा। यानी कि ये कहाँ से चला, ये चला वाराणसी से, और कहाँ तक पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है आसाम तक का। यानी कि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, ये न्यूज़ आगे भी रेगुलरली रिपीट होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये जाएगा इसके बारे में बातें होगी, तो ये बातें आप लोगों को आगे भी देखने को सुनने को मिलेंगी। क्योंकि टोटल मिलाकर जो इसकी जर्नी है वो है 51 दिन की। तो 51 दिन में ये वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर में पहुंचेगा, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए। इसके रूट को थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी प्यारी स्लाइड है जो कि आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर समझाएगी। ये टोटल मिलाकर जो जर्नी रहने वाली है ये रहेगी 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर की ये टोटल जर्नी रहने वाली है। और इसकी ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बताई, 51 दिन में ये कंप्लीट होगी। वाराणसी से ये स्टार्ट हुई है और कहाँ तक पहुँच रही है, ये डिब्रूगढ़ तक पहुँच रही है। तो डिब्रूगढ़ जो है इस तक पहुँचने के लिए ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कनेक्ट करता हुआ निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जहाँ जहाँ पर भी जा रहा है ये मैक्सिमम काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अपने ही आप में काफ़ी फेमस जगह है, तो उनकी कनेक्टिविटी का भी एक मीडियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सबसे प्यारी मुझे बात लगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर में, तो वो ये है कि एक तरीके से ये जो जर्नी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ये पानी के थ्रू कर रहे हैं, और अगर पानी के थ्रू हम लोग एक अच्छी कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं जिसको आप लोग वाटरवेज बोलते हैं, तो सबसे प्यारी बात ये होगी कि आने वाले टाइम में इसका इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे।
तो यानी कि उसकी ओर ये हमारा एक पहला बढ़ता हुआ कदम आप लोग बोल सकते हो, जो इस तरह की जर्नी हमारे देश में ये देखने को मिल रही है। तो ये अपने ही आप में अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरा, यहाँ पर जो ये पाथ पूरा फॉलो किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को नेशनल जो वाटरवेज है वो फर्स्ट और नेशनल वाटरवेज सेकंड, यानी कि दो जो नेशनल हाईवे नहीं, बेसिकली हाईवे तो सड़क वाले को बोलेंगे, इसको वाटरवेज बोलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करता हुआ ये यहाँ पर पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसी के साथ में ये जो है क्रॉस करेगा लगभग 27 रिवर सिस्टम, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 नेशनल हाईवे, 27 रिवर सिस्टम यहाँ पर ये कवर करने वाला है। और विजिट करेगा लगभग 50 जो एक तरीके से टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क, रिवर घाट और मेजर सिटीज़। तो अपने ही आप में आप लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट है। अगर इसको देखा जाए तो आने वाले टाइम में आप लोग खुद सोचो, ये जो फर्स्ट विजिट इस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है दुनिया के सबसे बड़े क्रूज की, तो ये फर्स्ट विजिट ये चल रही है। इसको आप लोग थोड़ा सा अगर कंपेयर करना चाहेंगे, हालांकि वो कंपेयर करना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, जैसे टाइटैनिक की फर्स्ट विजिट थी ना, उसको ये बोला था कि एक ऐसा जहाज है जो कभी ना डूबने वाला जहाज बनाया था वो। ठीक है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फेमस वो विजिट थी। वहाँ पर जो लोग उसमें थे वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझ रहे थे। वो अलग बात है कि सिचुएशन जो है वो कुछ और क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम जो चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे लोग आगे आने वाले टाइम में 10, 20, 50 सालों बाद, तो उनको लगेगा अच्छा उस टाइम पर ऐसा कुछ स्टार्ट किया गया था। यानी कि आप लोग अपनी आंखों से हिस्ट्री क्रिएट होते हुए यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पूरा सिस्टम है ये मैनेज किया जा रहा है प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा, पर लेकिन ये सारा जो सिस्टम जो चल रहा है, जो सपोर्ट मिल रही है इस प्रोजेक्ट को, वो दी जा रही है हमारी कंट्री में जो एजेंसी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर ये जो जर्नी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ये इसको हरी झंडी दिखाई गई, और कितनी प्यारी ये लग रही है, आप लोग खुद देखो। ये पूरा एक आलीशान, एक वो नहीं कहते कि पूरा रॉयल्टी वाला एक फीलिंग देने वाला सिस्टम है, जो यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ये पिक्चर आप लोगों को और अच्छे से इसका नज़ारा दिखा रही होगी, तो यहाँ से इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये अपने ही आप में काफ़ी उम्दा एक ऐसी जर्नी रहने वाली है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको बेसिकली पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आखिर क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, तो प्राइवेट ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आती है। मिनिस्टर कौन है उसके, पता है आप लोगों को? बताइए चलिए। तो ये उसके द्वारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। फायदा क्या होगा? देखो, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऐसे नहीं कि हवा हवा में स्टार्ट कर दी जाती है। अगर कोई भी जर्नी ऐसी स्टार्ट की जा रही है, अब खुद सोचो ये पूरा जो सिस्टम है, इस पे कितने सारे यहाँ पर कमरे होंगे, कितने सारे यहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह रहेंगे, यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर काम करने वाले रहेंगे, यहाँ पर पूरा स्टाफ रहेगा, एक होटल वाला सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को भी बूस्ट करने का काम करेगा, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करेगा, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और वर्ल्ड में अपनी एक पोजीशन बनाएगा कि हाँ, किसी को घूमना है तो यार इंडिया में उसको जरूर घूम के आना। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो टूरिस्ट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर टूरिज्म वाले सेक्टर में आता हुआ नजर आएगा। तो और सबसे बड़ी बात जो है वो एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली है, ये हमारे देश की जो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, तो ये दुनिया तक पहुंचाएगा। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीता जागता अपनी कल्चर को प्रेजेंट करने वाला एक सिस्टम होने वाला है, क्योंकि जैसी जैसी जगह ये घूम के जाने वाला है, उससे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में इसके बारे में बहुत सारी बातें और आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी है, कोई भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ें अगर देखने को मिले तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, नाम इसका गंगा विलास रखा गया है, ये बड़ी प्यारी बात है। ठीक है, गंगा विलास। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी यहाँ पर ये सारी जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को, यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ से चलने वाला है, तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश से, और ये जाने वाला कहाँ कहाँ है, जैसे मैंने एरिया तो आप लोगों को बता दिए यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि ये बता दिए यहाँ पर जाने वाला है, पर लेकिन ये यहाँ तक जाने के लिए किस किस एरिया को कवर करेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर जानने वाली। जैसे ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की विजिट हो गई, अगर ध्यान से आप लोग सुन रहे हो।
मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई, उत्तर प्रदेश से चली, फिर यहाँ पर बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एंट्री करी, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री करी, फिर इसके बाद में बांग्लादेश के अंदर में एंट्री करी और फिर आसाम के अंदर में एंट्री करी। तो यहाँ से आप लोग समझिए, अगर पूछे कि गंगा विलास हमारे देश के कितने राज्यों से होता हुआ गया, तो उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, लाइन से याद रखना तो याद रख पाओगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल 3 हो गया और आसाम 4 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 4 तो अपने देश के राज्य हो गए और एक इंटरनेशनल बेसिकली बाउंड्री भी होगी, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में भी ये टच करता हुआ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में वैसे तो बहुत छोटी छोटी कई सारी रिवर ये कवर करता हुआ जाएगा, पर लेकिन मुख्य 3 नदियां कौन सी है अगर आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना, एक तो गंगा, दूसरी है मेघना और तीसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो GMB या BGM जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, या MBG कुछ भी, मतलब एक तरीके से आप लोग याद रखना, सीरियल में रखोगे तो याद रह पाएगा, पहले गंगा में, फिर मेघना और फिर ब्रह्मपुत्रा। तो इस तरीके से आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आने वाले टाइम में इससे आप लोगों को बनती हुई नजर आएगी। तो ये तो कुछ बातें हो गई जो कि अच्छी हैं, जो आप लोगों को मतलब सुनकर कैसा लग रहा है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हमारे देश में देखने को मिल रही है। वरना ये सारी चीज़ें अक्सर आप लोगों ने फॉरेन में देखी होगी कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर, कई सारे लोग तो उसको नहीं एक तरीके से जाते हैं वहाँ पर, उसको देखेंगे यार कैसा लगता है, ठीक है। हमारे देश में अगर कोई विजिट करता था इन सब चीज़ों के लिए, तो जैसे कि लक्षद्वीप वाली साइड में जाएगा, अंडमान निकोबार वाली साइड में जाएगा। अब ये हमारे देश की जो अंदर की बाउंड्री है उसके अंदर ही आप लोगों को विजिट देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उसमें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो इसके चलते आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये 2 वाटरवेज को फॉलो करेगा। नेशनल वाटरवेज 1 जो कि लगभग 1620 किलोमीटर है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नेशनल वाटरवेज 2 जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में। तो ये लगभग 891 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय देखने को मिल रहा है। तो ये 2 वाटरवेज को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बात यार, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं, उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर डेवलपमेंट हो रहा होता है, जैसे कि नेशनल वाटरवेज जो है, अगर आप लोग ऐसे राज्य से आते हैं कि जहाँ पर नेशनल वाटरवेज आप लोगों के स्टेट से होकर गुजरता है, तो उसके लिए ये स्लाइड बहुत काम आप लोगों को आएगी। देखिए यहाँ पर टोटल 13 नेशनल वाटरवेज ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। जैसे नेशनल वाटरवेज 1 हो गया, तो सबसे बड़ा अगर आप लोगों से पूछे कौन सा है, तो वो 1 ही है, लगभग 1620 किलोमीटर लंबा, ठीक है। ये आप लोगों को गंगा जो सबसे हमारी काफ़ी पवित्र रिवर आप लोग बोल सकते हैं, उसके साथ में कनेक्टेड है। नेशनल वाटरवेज 2 ये ब्रह्मपुत्रा के साथ में कनेक्टेड है। ये आप लोगों को 891 किलोमीटर लंबा देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा सबसे लंबा है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि सीरियल में है पहला सबसे लंबा दूसरा से छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा आप लोग देख लो 205 का है ओनली, ठीक है। तीसरा है कहाँ पर वाटरवेज अगर देखोगे तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली केरला की साइड में। तो इनके स्टेट वाइज अगर आप लोग याद रख पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नदी के बारे में याद रखिएगा, सारी चीज़ें रटनी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार ट्राई करोगे तो याद रहना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेशनल वाटरवेज 10 हो गया, 83 हो गया, नेशनल वाटरवेज 85 हो गया, 91, नेशनल वाटरवेज 68। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग रिवर पर और अलग अलग एरिया में, और ये इनकी डिस्टेंस है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे देश में एक ऐसी विजिट स्टार्ट की गई है जो कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो इसलिए सारी बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 2 वाटरवेज से होकर जा रहा है तो ये पूछ लेगा, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों ने जाना इस पर्टिकुलर क्रूज के बारे में, दूसरा हम लोगों ने जिस रूट पर ये चल रहा है उस रूट के बारे में, तीसरा हम लोगों ने कौन कौन से रूट हैं हमारे देश में और वाटरवेज के, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर ये सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। खासकर एक तो सबसे सस्ता हो जाता है यहाँ पर ये, अगर आप लोग पानी से जाते हो एज़ कम्पेयर टू रोड और हवा के या फिर ट्रेन से, तो सबसे सस्ता जो है सिस्टम वो पानी का माना जाता है। तो पानी वाले सिस्टम को सबसे अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हो गई नेशनल वाटरवेज के बारे में। अभी एक इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये यहाँ पर और बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, ठीक है। ये आप लोगों को एनसीआर वाले रीजन में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं।
ये फोर्स में आई थी 1986, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। 27 अक्टूबर आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया में ये काम पहले हो चुके थे, पर हम लोगों ने लगभग अभी ये काम करने स्टार्ट किए हैं। हमारी ये ऑथोरिटी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, वरना ये ऐसी होती कि 1947 से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो लगता ना कि हाँ हम लोग बहुत दिनों से इस एरिया में काम कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने अभी अभी इस पर नया नया ताज़ा ताज़ा काम करना स्टार्ट किया है, हमारे वाटरवेज अभी यहाँ पर चलने स्टार्ट हुए हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि एक नया डेवलपमेंट का काम यहाँ पर है जो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, इसके साथ में टूरिज्म को बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगा। तो ये फायदे देखने को मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो एक तरीके से आप लोग इनलैंड वाटरवेज तो अथॉरिटी है यहाँ पर, तो ये नेशनल वाटरवेज को कनेक्ट कर रही है और ये यहाँ पर फिलहाल इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि पटना बिहार के अंदर हो गया, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, गुवाहाटी आसाम के अंदर, कोच्चि केरला के अंदर में। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर इधर हो गया गुजरात, ये बेसिकली गुजरात बोल रहा हूँ सॉरी, गुवाहाटी, और यहाँ पर हो गया कोच्चि। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक आधा अभी यहाँ पर इधर भी होना चाहिए था कोई, ठीक है, वेस्टर्न साइड में भी, नॉर्थ में भी हो गया, ईस्ट में भी हो गया और साउथ में भी हो गया। तो वेस्टर्न साइड में भी कोई और होता, आगे डेवलप किया जा सकता है वैसे, पर फिलहाल के टाइम पे अभी ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और वाटरवेज के अंदर में आता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए। ये काफ़ी प्यारी स्लाइड लगी पर्सनली, जो कि आप लोगों को बहुत सारी माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। जैसे इंडिया, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं, यूएसए, जापान और चाइना, आप लोग यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा अगर चाइना में आप लोग जाएंगे तो कोस्टल शिपिंग और इसी के साथ में इनलैंड वाटरवेज, ये देखो कितना बड़ा पोर्शन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये समझिए, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पर हो जाता है जो इसमें काम करते हैं। हमारे देश में अगर आप लोग आएंगे तो रोडवेज काफ़ी ज़्यादा है, 52%, वो 54% हमारे देश में रोडवेज आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे, जबकि यही जापान में और भी ज़्यादा है, ठीक है। जापान में पर दूसरे नंबर पर आप लोग देखिए कोस्टल शिपिंग जो है 34 है, हमारे में ओनली 7% आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेल रोड जो है हमारा 39 है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में ओनली देखिए यही नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर रोड देखने को मिलेगा। और दूसरा कोस्टल शिपिंग ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि पानी वाला जो इनलैंड वाटरवेज या कोस्टल शिपिंग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में। हमारे देश में जबकि ओनली कितना है, 7% है ओनली, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज जो है आप लोग यहाँ पर देखें, ये बेसिकली हमारे देश में ना के बराबर है बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें तो ये डेवलप की जा रही है हमारे देश में, वरना रोडवे और रेलवे तो दबा कर है हमारे देश में। बाकी ये देखो कितना कम है, ये पूरा 10% में भी नहीं आता है। और दुनिया का देखो यहाँ पर 38% यूरोपियन यूनियन के अंदर में, 49% आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलेगा कोस्टल, और ये वाला 16%। तो इसकी वजह से इनका जो सामान को लाने ले जाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम आता है। अगर सामान को लाने ले जाने का खर्चा काफ़ी कम आएगा तो जनता पर उसका बर्डन काफ़ी कम पड़ेगा, यानी कि महंगा सामान उनको कम मिलेगा, तो इन्फ्लेशन भी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आप लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता है इससे और अच्छे लेवल पर, एक ढांचा ऐसा बनता है जो कि कम पोल्यूशन फैलाने वाला है एज कम्पेयर टू दूसरे जो रोडवेज के थ्रू आप लोग जा रहे हो। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है ना। प्यारा टॉपिक काफ़ी। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। अब एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि इवेल्युएट करना है आप लोगों को कि क्या पोटेंशियल है, यानी कि क्या क्षमता है हमारे इनलैंड वाटरवेज, यानी कि जो अंतरदेशीय जलमार्ग हैं उसके अंदर में अगर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को चलाना है, और कैसे हेल्प करेगा लॉजिस्टिक, यानी कि जो और बेहतर कैसे करेगा चीज़ों को सपोर्ट करने में। लॉजिस्टिक का क्या मतलब है, सपोर्ट करने वाला जो सेक्टर होता है बेसिकली। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो है ना प्यारा, तो ये काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में एक ये भी देख लूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो लेक्चर सुना है, यहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन अच्छे से सुन रहा था दिल लगा के, ठीक है। दिल लगाना है तो पढ़ाई से लगाओ, खूबसूरती एक तरीके से आप लोगों की सक्सेस होगी, खूबसूरत सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डायलॉग बनानी है अच्छे से। गंगा विलास क्रूज के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैनेज किया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा। 51 डे की ये प्लान जर्नी लेकर चल रहा है, लगभग 50 टूरिस्ट स्पॉट को इंक्लूड कर रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क और ये सारी चीज़ें। सही आंसर बताना है आप लोगों को, देखता हूँ कौन करेक्ट आंसर देता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर सही दोगे। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D, ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट पूछा जा रहा है, फिर से कह रहा हूँ मैं, तो करेक्ट आंसर बताना है। अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि मैनेज जो है इसको प्राइवेट ऑपरेटर कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है प्रोजेक्ट को, जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है, ना कि मैनेज। और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, टॉपिक को निचोड़ लेना। तो क्या था पूरा प्रोजेक्ट, क्या था, कहाँ कहाँ से ये जर्नी होती हुई गुजरी है,
किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से इंटरनेशनल जो एरिया से ये होकर जा रही है, ये इसके बारे में नाम क्या है इसका, कब से कहाँ से स्टार्ट हुई है, पूरा सिस्टम इसके अंदर क्या है, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को लग गया इसके बारे में। एक पर्टिकुलर एक ऑथोरिटी के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया। हमारे देश में कहाँ कहाँ पर वाटरवेज हैं वो बता दिया। इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है वो बता दिया। एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, और ये हो गया आंसर राइटिंग का सिस्टम। ये हो गया टॉपिक तैयार। अभी भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आए हो तो डाउट लेके नहीं जाना है, इतना तो कम से कम करना। ठीक है, हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनका बेसिक पर्पज ये था कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, और उसके बाद में फिर हम लोग को इसको हटा देना चाहिए। पर लेकिन हमारे देश में रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो गवर्नर जो है अभी उत्तराखंड के, उन्होंने 30% रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब में अभी सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया है फॉर द वुमेन। हालांकि ये जो पॉइंट है ये अच्छा है कि कम से कम वुमेन को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, क्या वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप लोग समझ सकते हैं? यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया। तो रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि रिजर्वेशन जो है हमारे देश में खासकर अगर क्या दिया जाता है। पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग क्या किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, अगर आप लोगों से पूछा जाए। वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से कुछ एक तरीके से ना कुछ जानना चाह रहा हूँ, बस हाँ फिर भी अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो आप लोग और अच्छे से उसको डीपली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मेरा पर्पज ये था। हमारा देश जो है ना यार, वहाँ पे बहुत पुराने सिस्टम से हम लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। कास्ट सिस्टम पुराने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और कई बार कई सारी कास्ट के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत बवंडर हुए हैं पुराने टाइम में। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखा। हालांकि रिजर्वेशन जो है वो अंग्रेजों के टाइम पर अगर बात करें तो याद रखेगा विलियम हंटर और इसी के साथ में ज्योतिराव फुले जी जो हैं, उनकी एक तरीके से मिलकर उनके द्वारा यहाँ पर बातें की गई थी 1882 में, आज की बात नहीं है। तब यहाँ पर हम लोगों ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है उसका सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला। फिर आप लोगों को पता है 1933 में यहाँ पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड, उनके द्वारा कम्युनल अवार्ड के बारे में भी यहाँ पर बातें की गई। यानी कि फिर से सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की गई। गांधी जी और अंबेडकर जी ने जब बैठकर बातें की, जिसको आप लोग पूना पैक्ट बोलते हो, तो पूना पैक्ट यहाँ पर साइंस से एक तरीके से निकल कर आया। उसमें भी एक क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन का यहाँ पर निकल कर आया। तो यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है हम लोगों ने उनको रिजर्वेशन दिया। फिर आगे चलकर 1991 में आप लोगों को पता है हमारे देश में मंडल कमीशन बनाया गया, तो उसके चलते अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिल गया। तो ये रिजर्वेशन की हिस्ट्री है हमारे देश में कि कहाँ कहाँ से किस किस को कैसे कैसे रिजर्वेशन जो है हमारे देश में मिला है। जब हमारा देश का संविधान तैयार किया जा रहा था तो उस टाइम पर यहाँ पर लगा कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 340 जो है उसके अंदर बोला गया कि बैकवर्ड क्लास को सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर और उसके बेस पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो जो मंडल कमीशन यहाँ पर आया, जो कि बीपी मंडल साहब की एक तरीके से अध्यक्षता में बनाया गया यहाँ पर, तो वो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया उनकी बैकवर्डनेस को देखते हुए, और 27% यहाँ पर ये रिजर्वेशन आप लोगों के सामने निकल कर आ जाता है। तो देखा कि रिजर्वेशन कैसे है। पर लेकिन जब ये रिजर्वेशन की लहर इतनी ज़्यादा दौड़ रही थी तो फिर लगा कि यार इसके ऊपर कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे देश में इंदिरा साहनी ये केस या फिर जजमेंट आया निकल कर 1992 में कि इस लहर को रोकना पड़ेगा वरना ये लहर जो है वो लोगों को बर्बाद कर देगी। तो उस टाइम पर बोला कि जो भी ये रिजर्वेशन आप लोग दे रहे हो ना, ये 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर उसी टाइम पर एक कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे जो कि काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। यानी कि वो जनता जो कि ऑलरेडी सशक्त है उसको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है तो उसको साइड में निकाल दो। जैसे नहीं पता है कि जब टीना डाबी का जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर बोला गया कि मम्मी और पापा जो हैं दोनों उसके गजेटेड ऑफिसर हैं, तो फिर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बवाल हुई थी उस टाइम पर भी, बहुत सारी बातें की गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर उस कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ओबीसी में तो लगा दिया, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं एससी के अंदर भी। यहाँ पर एसटी के अंदर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सीट भरी नहीं जाती है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
सी की भी बहुत सारी सीट जो है वो खाली पड़ी रहती है, जो है ऑलरेडी वही नहीं भर पा रही है, तो क्रीमी लेयर लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। पर लेटेस्ट जो हम लोगों ने अभी रिजर्वेशन के बारे में बात की, जो आप लोगों को याद रखनी है, वो है 10% रिजर्वेशन अभी हमारे देश में लाया गया 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। सबसे खतरनाक चीज जो है यहाँ पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात संविधान में की ही नहीं गई थी। वहां पर सोसाइटी और एजुकेशन में अगर कोई बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन देकर सोसाइटी में इंक्लूड करना है। पर इकोनॉमी का सेक्शन जो यहाँ पर ऐड किया गया 103 अमेंडमेंट के द्वारा, ये बोला गया कि ये गलत है, क्योंकि इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन देने का मतलब है कि आप लोग रिजर्वेशन को परमानेंट कर दे रहे हो। क्योंकि इकोनॉमी के बेस पर अगर रिजर्वेशन जाता है तो कभी ना कभी कोई ना कोई अमीर और कोई ना कोई गरीब रहेगा, और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक चीजें आगे बढ़ेंगी। ऐसा कभी नहीं होने का है कि सब जो है वो इक्वल हो गए, एक जैसे अमीर हो गए सब, या फिर एक जैसे गरीब हो गए। तो इसलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर इकोनॉमी के सेक्शन पे बेसिस पर दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी जड़ जो है वो परमानेंट हो चुकी है। तो ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई थी। टोटल अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे संविधान के अंदर में जब पार्ट 3 में जाओगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो 10% रिजर्वेशन है वो ओवर कर देता है जो कैप लगाई गई थी यहाँ पर जो इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा। तो इसलिए भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पर कि ये रिजर्वेशन आप लोग कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं रिजर्वेशन के बारे में। वैसे रिजर्वेशन कई जगह है, जैसे पंचायत में SC और ST को दिया जाता है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी में भी यहाँ पर दिया जाता है। ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिजर्वेशन के बारे में हम लोग कई बार बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन के मुद्दे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन जो है कोई छोटा टॉपिक है, ये अपने ही आप में एक इतना टॉपिक है कि इसको पढ़ाने बैठा जाए तो आधी रात हो सकती है। अभी मैं आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ऊपर हो गया जनरल कैटेगरी, कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर OBC आ गया, फिर SC आ गया, फिर ST आ गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल रिजर्वेशन है। पर हॉरिजेंटल में कैसे हो गया, जैसे आगे जाओगे तो कोई फिजिकली एक तरीके से हैंडीकैप्ड हो गया। ठीक है, कोई और जैसे कि अगर किसी को एक तरीके से ना बहुत सारे रिजर्वेशन दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन लिखे रहते हैं, किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, तो ये हर सेक्शन में आ जाते हैं, मतलब एक तरीके से। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई जनरल कैटेगरी में है पर लेकिन उसको दिखता नहीं है, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो SC में हो चाहे ST में, तो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर फिर इस तरीके से कटने लगता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है, OBC भी है और उसके अंदर भी SC और ST है, वो सॉरी उसके अंदर भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको अलग रिजर्वेशन मिलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा एक एंगल हो जाता है जो कि अंडरस्टैंड करना काफी ज़्यादा जरूरी है। अभी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में यहाँ पर बात की जा रही है कि 30% रिजर्वेशन जो है वो उत्तराखंड के अंदर में वुमेन को दिया जाएगा। यानी कि हॉरिजेंटल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, अब यहाँ पर आप लोग बात करेंगे कि चाहे जनरल हो, चाहे यहाँ पर OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, उसमें 30% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो। तो ये काफ़ी एक अप्रिशिएट करने लायक बात है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पर बात करें चाहे वुमेन हो, चाहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, डिफरेंटली एबल सेक्शन हो, तो उनको एक तरीके से अलग रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पर वर्टिकल तो बता दिया, OBC SC ST हो गया। अब यहाँ पर SC ST OBC कोई भी हो, 30% रिजर्वेशन यहाँ पर महिलाओं को मिल गया। यानी कि उनका खुद का रिजर्वेशन तो SC में है तो SC रहेंगी, पर 30% रिजर्वेशन अलग से एज ए बीइंग ए वुमेन मिलेगा। तो ये एक तरीके से महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण बनाने की और एक कदम है। और यहाँ पर आर्टिकल 15 जो कि यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, तो उसके अंदर में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और आर्टिकल 16 का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा जो कि जॉब में रिजर्वेशन के बारे में बातें करता है। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है काफी अच्छे लेवल पर। आई होप कि ये बातें आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, और डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। आप लोग क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग के राज्य में भी ऐसा होना चाहिए फिर नहीं? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखने के लिए आए तो ये भी बात आप लोग कर सकते हैं। पार्लियामेंट में ऑलरेडी हम लोग 33% रिजर्वेशन के लिए पता नहीं कब से बातें कर रहे हैं, अब तक वहां पर रिजर्वेशन मिला नहीं है पार्लियामेंट के अंदर में, जहां सबसे पहले मिलना चाहिए था। क्योंकि देश में 50% पॉपुलेशन महिला है और उनके लिए एक तरीके से कोई स्कीम लेकर आना, कोई एक्ट लेकर आना, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वहां पर एटलीस्ट 33% तो होना चाहिए ना। ये है सारी बातें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कन्फ्यूजन हो तो बताना, फिर दूर किया जाएगा उसको। ठीक है, आया माइंड में क्लैरिटी? क्लियर होना चाहिए बिल्कुल।
दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने आप में काफ़ी उम्दा है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसकी उम्र जो है वो काफ़ी लंबी है। क्यों? क्योंकि आगे भी न्यूज़ आएगा 1 अगस्त 2023 में। अभी फिलहाल टॉपिक को बताता हूँ, क्योंकि आगे जब इसको इन्फोर्स किया जाएगा तो फिर भी ये न्यूज़ में रहने वाला है। तो यानी कि आगे किसी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा टॉपिक आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आगे तक का टॉपिक है आप लोगों का। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है पर क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि एक तरीके से हमारे देश में जो बासमती चावल है उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, तो उसको स्पेसिफिक किया जाए और उसको इन्फोर्स किया जाए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, ताकि हम लोग इसको सही से लेकर चल सकें। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब मैंने आप लोगों को बेसिकली गेहूं की फसल के बारे में पढ़ाया था कि चावल हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से यूज़ किया जाने वाला, खाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। ये आप लोगों को बताया था। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ, इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि चावल की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है। टोटल जो फूड क्रॉप है हमारे देश के अंदर में उसका 40% जो है वो चावल है। इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी कि 40% जो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा वो यहाँ पर इंडिया से निकल कर आता है। इंडिया राइस का प्रोड्यूसर अगर बात करें तो ये याद रखिएगा, ये सेकंड नंबर पर आता है आफ्टर चाइना। कंफ्यूज मत हो जाना। लार्जेस्ट हमारा इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है, हमारे देश की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है। बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम लोग, और इसके साथ में सेकंड नंबर पर आता है प्रोड्यूस करने में आफ्टर चाइना। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को कि हमारा देश कहाँ पर स्टैंड करता है, पर लेकिन इसके ऊपर कई बार ऐसे आर्टिकल छापे जाते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में जो कि क्रिटिसाइज करते हैं हमारे देश को। क्यों? वो आप लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर यहाँ से टॉपिक से। अभी आप लोग यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 किलो चावल अगर आप लोग उगाते हैं तो उसमें लगभग 3,000 से लेकर 5,000 लीटर तक पानी आप लोगों का खर्च होता है। तो सोचो, अगर आप लोग 2 किलो चावल भी बेच रहे हो मार्केट के अंदर में, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग 5,000 रुपये 1 लीटर के हिसाब से मत लगाओ। अगर आप लोग इसको 2,500 भी लगा रहे हो, यानी कि एक तरीके से 2,500 लीटर, तो आप लोग बोल सकते हो कि लगभग 2 किलो चावल पे 5,000 लीटर आप लोगों ने पानी बेच दिया। और इसी को अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमने अभी क्या बोला यहाँ पर कि 40% अपना एक्सपोर्ट जो है हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलो कि हम लोग अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा सुनकर भी मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है इस चीज़ को लेकर। जो अमीर देश है ना, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, या फिर यूरोपियन ये कंट्री हो गए, ये क्या करते हैं, ये पैसा देते हैं और चावल खरीद लेते हैं, जैसे इंडिया से, चाइना से, इन देशों से। तो यहाँ पर ये लगता है कि अपने पानी को बचा रहे हैं और यहाँ पर चावल नहीं खरीद रहे हैं हम लोग, इनको चावल नहीं बेच रहे हैं, हम लोग अपना पानी बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे भी कई बार आर्टिकल जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि अमीर देश जैसे यूएसए है, उसके पास में ऑयल यानी कि तेल का बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, पर लेकिन भाई साहब अपने इस्तेमाल नहीं करता है। वो हमेशा खरीद कर लेकर आएगा उन देशों से जो बेच रहे हैं अपना दबाकर, ठीक है। तो खरीदते रहो इनसे, अपना जब आगे काम आ जाएगा। यानी कि अपना पैसा जो है वो सेव कर रखा है, दूसरों का पैसा जो है वो उड़ाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। या फिर ये उदाहरण ज़्यादा सही नहीं होगा, मतलब अपना जो सामान है वो इमरजेंसी के लिए रख रखा है, दूसरों से खरीद कर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप लोग बोल सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर लेकिन जैसे हमारा देश हो गया, जो गरीब तबके के देश हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, तो वो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने देश में अगर थोड़ी सी मैं बातें करूँ, सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उगाए जाते हैं, बताइए जरा, देखता हूँ आप लोग क्या सही आंसर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर देना, फिर आप लोग अच्छे से सुनिएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी एक एक कर, ठीक है। राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड होता है वो खाना जो कि बहुत ही एक अधिकांश भाग में देश के द्वारा खाया जाता है, तो उसको मुख्यतः खाद्य आप लोग बोल सकते हैं, जो कि खाया जाता है, स्टेपल फूड बोल सकते हैं। इसको उगाने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर लगभग आप लोगों को 22 से लेके 32, इसीलिए काफ़ी लार्ज स्केल पर कोस्टल एरिया में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। पर लेकिन आज की डेट में कई सारे राज्यों में ये उगाया जाता है, जहां पर लगभग 150 से लेके 300 सेंटीमीटर तक रेंज चाहिए। ये थोड़ी सोचने वाली बात होगी, अब थोड़ा जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, इतना पानी चाहिए इसको। पर लेकिन
उन राज्य में भी ये उगाया जा रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर, जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्यूबवेल वगैरह या फिर अपना जो पानी है जो नहर वगैरह का, उसका इस्तेमाल करके भी इसको उगाया जा रहा है। जब से हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब से लेके अब तक का चावल की पैदावार और गेहूं की पैदावार बहुत बड़ी हमारे देश में। पहले हमारे देश में खाने के लाले पड़े रहते थे, पर लेकिन आज की डेट में हमारे इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं इन चीज़ों का। ये आप लोग समझ सकते हैं। देश में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर उगाए जाते हैं? पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है पंजाब। पंजाब के बारे में ये बात की जाती है कि मैक्सिमम ये वाटर टेबल यूज़ करता है पानी को बेसिकली चावल को उगाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारा पानी जो है वो पंजाब के अंदर में चावल की खेती में जाता है और वाटर टेबल जो है वो नीचे जाती जा रही है, यानी कि पानी का स्तर जो है वो नीचे गिर रहा है। ऐसी भी बातें देखने को मिलती है। मिट्टी इसके लिए यहाँ पर डीप क्ले और लूमी सॉइल चाहिए। कौन कौन से राज्य है? वेस्ट बंगाल टॉपर है, पंजाब बेसिकली उत्तर प्रदेश ये देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई जगह आंकड़ों में क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है, पंजाब और उत्तर प्रदेश कई बार ऊपर नीचे भी आप लोगों को नजर आते हैं। कभी आप लोगों को पंजाब दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा, कभी उत्तर प्रदेश आप लोगों को दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर आगे चलकर आप लोग यहाँ पर आगे देख सकते हैं, ये कुछ और राज्य हैं जो कि राइस प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये डेटा थोड़ा आप लोग यहाँ पर 2017 का 16-17 के करीब का मैप है। फिलहाल के टाइम पर वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार ये हैं। इंडिया सेकंड सबसे प्रोड्यूस करने वाला राज्य है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड, इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये कई सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो चावल, जैसे मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो यहाँ पर इस मुद्दे पर काम करने वाली जो बातें करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई जो कि बेसिक है। अभी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमारे देश में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 3 है क्रॉपिंग पैटर्न यार, ठीक है। एक को बोलते हैं रबी, दूसरे को बोलते हैं खरीफ और तीसरे को बोलते हैं जायद, ठीक है। तो रबी और खरीफ जो है वो मेन है और जायद जो है वो इनके बीच में बेसारा फंसा रहता है कहीं ना कहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो चावल है वो किस कैटेगरी में आता है? तो चावल जो है रबी में आता है या फिर खरीफ में आता है? तो चावल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा खरीफ की क्रॉप में आता है ज़्यादातर, ठीक है। पर लेकिन जो गेहूं है, वीट जो है वो आप लोग को रबी क्रॉप में देखने को मिलेगा। और रबी क्रॉप वो होती है जो अक्टूबर में बोई जाती है, दिसंबर अक्टूबर के बीच में, और अप्रैल और जून के बीच में काटी जाती है। इसको ज़्यादा समझने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप खासकर कर सकते हैं, जो कोई गांव वाले एरिया से आते हैं। गेहूं बोते किस टाइम पर है खेतों में और फिर हम लोग काटते किस टाइम है उसको, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने घर पर पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वे कभी ना कभी किसी न किसी गांव से निकल कर आते हैं तो उनको पता है इन सब चीज़ों का। तो आप लोग और अच्छे से क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने घर वालों से भी डिस्कस किया करो, ताकि आप लोग इन चीज़ों को याद रख सको। देखो यार, अपने घर में भी ना आप लोग एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में आ गया, मम्मी से पूछ लिया, कोई ऐसी आ गई कल्चर की बात कि मम्मी ये चीज़ें क्यों बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उनको नहीं पता है तो दोनों बैठ के सर्च करो, फिर आप लोग देखो कि हाँ उनको भी बताओ, थोड़ा अपने आप भी जानो। तो ये होता है एक तरीके से अच्छा माहौल बनाकर चीज़ों को लेकर चलना। ये सारी चीज़ें आप लोग घर पे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये तो देश की बता दी। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई पूछे तो सबसे पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश और फिर आप लोगों को वियतनाम। तो टोटल 5 तो कम से कम आप लोगों को याद रखने। बाकी के नीचे वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कोई सा आ गया कभी कोई सा आ गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को नेशनल लेवल पर बता दी कौन कौन से राज्य हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर बता दी कौन कौन से देश हैं। अगर ये यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है उसके बारे में, ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाओ। बासमती राइस चावल में, इसको एक तरीके से चावलों का राजा आप लोग बोल सकते हैं। ओरिजिन इसका इंडिया है, पर लेकिन कई सारे पार्ट पाकिस्तान के भी हैं। इसलिए अभी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे जीआई टैग को लेकर। यहाँ पर बेसिकली राइस के पाकिस्तान बोल रहा है हम देंगे, इंडिया बोल रहा है हम देंगे। तो इसके ऊपर कई बार मुद्दे भी चलते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि हमारा ओरिजिन है, इंडिया बोलता है कि हमारा ओरिजिन है। तो देखो, कहने के लिए तो पाकिस्तान तो वैसे बोल रहा है हमारा ओरिजिन है, पर इनडायरेक्ट में बोला जाए तो पाकिस्तान भी तो हम में से ही निकला है ना। तो इनडायरेक्ट में बोला जाए तो हम है मेन ओरिजिन वाले। तो आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। वही ना गदर मूवी का डायलॉग, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पर लेकिन आज के डेट में कंट्री है पाकिस्तान, तो रेस्पेक्ट करें हम, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मान लेनी चाहिए इंसान को, ठीक है। तो उनमें से ये भी एक ही है।
तो यहाँ पर हमारे देश में भी है, खासकर अगर बात करें कल्टिवेटेड किया जाता है काफ़ी लार्ज स्केल पर, जो हिमालय का फुट हिल वाला एरिया है, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है यहाँ पर हमारे देश में। तो ये काफ़ी बड़ा दाना होता है, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी यूनिक होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, खिला खिला। देखा चावल बनाते हैं तो कितना खिला खिला रखता है। जैसे चावल भी कई तरह, कोई खिचड़ी वाले चावल होते हैं, ठीक, खीर वाले चावल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्मल चावल आप लोगों को, पुलाव वाले चावल अलग। तो ये सारी अलग अलग वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है। काफ़ी एक तरीके से बनाने के तरीके भी अलग होते हैं, इनको आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये यूटी, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी लार्ज स्केल पर उगाया जाता है बासमती राइस। मैं नॉर्मल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ में कंपेयर मत करना। ये वाइडली कंज्यूम किया जाता है हमारे देश में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। 2019 में इंडिया ने अकाउंट किया 65% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन बासमती, जबकि पाकिस्तान ने है जो रिमेनिंग जो है 35। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाइए, मतलब टोटल 100% जो बासमती है दुनिया में जहाँ जहाँ भी जा रहा है चावल, या तो इंडिया का होगा या फिर पाकिस्तान का होगा। यानी कि दो ऐसे देश हैं बासमती चावल को बेचने वाले, सबसे ज़्यादा कौन है, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों की लड़ाई भी हो रही थी इसको लेकर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारा इसका स्टैंडर्ड जो तैयार करना है वो काम किसको दिया गया है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसको, FSSAI को। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को बोला गया कि इसका स्टैंडर्ड तैयार करो। तो यहाँ पर ये नोटिफाई किया जा रहा है इसका स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए, तो इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ में एम ये है कि फेयर प्रैक्टिस हो बासमती का जो व्यापार हो उसको लेकर। तो इसके चलते स्टैंडर्ड क्या रहेंगे कि नेचुरल फ्रेगनेंस जो उसके अंदर रहती है, उसका कैरेक्टर है बासमती चावल का, उसके अंदर एक प्यारी सी खुशबू आती है, ठीक है। इसी के साथ में कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में इसका जो साइज़ है उसको देखना पड़ेगा, क्या उसके साथ में कुछ ऐसा नहीं कि क्या क्या कंडीशन हो रही है उसको पहले और बाद में, नहीं भिगोने के बाद में, पकाने के बाद में, वो सारी चीज़ें। तो एक नेचुरल प्रोसीजर में चीज़ें चलनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ें ले जाकर बेचते हैं, सबसे गलत चीज़ क्या रहती है कि हमारी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि इसके अंदर तो ये कमी है, उसके अंदर तो वो कमी है। तो मतलब किसान जो है इतनी मेहनत कर 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 खेतों में सामान उगा रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब ये जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारी इंसल्ट होती ही वहाँ पर नजर आती है कि यार ये इंडिया का है, सही स्टैंडर्ड का नहीं है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे किसानों की भी इंसल्ट होती है। तो क्यों ना हम पहले ही अगर प्रोडक्ट कोई बेचना है तो वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें कोई कमी ना हो, उस तरीके से लेकर जाना है। अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश की कप सिरप जो है अफ्रीकन कंट्री में बेची गई, तो उसकी वजह से कितनी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई। तो ये उस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, पर इंडिया के बारे में सब जानते होंगे, यार इंडिया की कंपनी थी, उसने यहाँ पर ये आकर बेचा और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई। समझ रहे हैं कि बेइज्जती किसकी हो रही है, बेइज्जती भाई साहब देश की हो रही है। तो ये थोड़ा सा सोच के काम करना है हमें, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें लेकर जाएं तो कम से कम देश का इज्जत रखें, उसको समझें, उसके बाद में कोई काम करें। इसको देखने वाली बॉडी कौन सी है, तो एक बॉडी भी आप लोगों की यहाँ पर कवर हो रही है, यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अगर फूड सेफ्टी के बारे में बात करें। ये खासकर फूड के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 20 शकल मूवी देखी है, किस किस ने देखी है, देखी होगी, मैंने बात की थी पहले उसके बारे में, और टेलीग्राम पर जैसे मैंने बताया था शेयर की थी। अगर नहीं देखी है तो देखना और घर वालों को भी दिखाना, आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे कि कैसी कैसी गंदगी जो मिलावट की जाती है। जो बाहर जाते हो ना मजे में खाते हो, यार ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, बाहर जाया करो तो बस अपना नॉर्मल चीज़ें खाया करो, जैसे फल फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें थोड़ी सी जो ठीक ठीक लगती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि उल्टी सीधी चीज़ें खाओ, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट देखने को मिलती है ज़बरदस्त तरीके से। ये स्टैब्लिश की अभी एक न्यूज़ और निकल कर आई थी कि 15% सब स्टैंडर्ड का सामान मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये तो खुद गवर्नमेंट की एजेंसी बोल रही है। अब लोग खुद सोचो मिलावट का और कितना सामान होगा, तो ये ध्यान रखा करो। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आते हैं क्योंकि हेल्थ के बारे में बातें कर रही है। इस्टेब्लिश की गई थी एक एक्ट के थ्रू जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्यारी बात क्या है यहाँ पर कि हमारे देश में खाने का स्टैंडर्ड कैसा रहना चाहिए उसके बारे में बताने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो एक स्टैट्यूट यानी कि जो कानून पास कर कर बनाई गई है। तो 2006 में कानून पास कर कर बनाई गई। ये रेस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ और रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फूड कि कैसा कैसा फूड कहाँ पर कैसे मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारे देश में 5 स्टार रेटिंग दी जा रही है रेलवे स्टेशंस को, ठीक है। तो वो काम भी यहाँ पर यही ऑथोरिटी करती हुई नजर आ रही है कि खाने का स्टैंडर्ड जो है वो देश के अंदर बना रहे, ठीक है।
तो इसलिए कहता हूँ यार, हमेशा जब भी खाना खाना है, खासकर अगर बाहर जाते हो, या तो अपना घर से पैक करवा के लेके जाया करो, या फिर बाहर जाते हो तो फल फ्रूट्स खाओ, जूस वगैरह पियो। इसके अलावा वैसा खाना मत खाओ। जूस की जगह मैं तो बोलूँगा कि फल फ्रूट्स ही खाओ, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को एक तरीके से साधु महात्मा बना रहा हूँ। एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा लगता है कभी कभी तो आपकी बातें सुन के जैसे बिल्कुल साधु महात्मा बन जाएंगे हम आपसे, आपके कांटेक्ट में रह के। यार देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं साधु महात्मा बना रहा हूँ, पर हाँ, मेरा पूरा पर्पज़ ये रहता है कि आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर रहे। क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो फिर ना आप लोग पढ़ पाओगे, और पढ़ नहीं पाओगे तो कहीं ढंग की जगह नहीं जाओगे, और वैसे भी ज़िंदगी में परेशान फिर देखने को मिलती है ज़िंदगी, ठीक है। तो उल्टे सीधे कोई चिप्स खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज्ज़ा खा रहा है, खा लो कभी कभी, 1 महीने में 1 बार खा लिया, चलता है इतना, ठीक है। पर लेकिन उसको अगर आप लोग रूटीन में बना लो कि हाँ यार उसको तो हर हफ्ते में 2-2 3-3 बार खा रहे हो, तो यार वो तो यार अपना खेल खेलेगा फिर आप लोगों के शरीर के साथ में, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इनिशिएटिव कैसे हैं, जैसे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया गया, ताकि यहाँ पर कई सारे पैरामीटर को चेक कर कर प्रॉपर खाने के ऊपर ध्यान दिया जा सके। ईट राइट अवार्ड दिया जा रहा है, ताकि एक तरीके से सेफ्टी और हेल्थी के ऊपर फोकस किया जा सके। ईट राइट मेले लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो है मेले में आके फिर गाना गाए, मेला दिलों का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती है। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग उसके बारे में ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और ना ही उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो एक एक बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो क्या क्या चल रही हैं, क्यों इसका स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बासमती राइस क्या है, तो ये सारी बातें हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के अटेम्प्ट करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी के भी हैं, और दोनों हैं मिक्सअप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक एक कर देखते हैं, ध्यान से अटेम्प्ट करना। 2019 में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कि अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ, बात की जा रही है कि जो नीचे कंट्री दे रखी है, तो विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। तो समझ सकते हैं आप लोग, इंडिया, चाइना, म्यांमार और यहाँ पर वियतनाम। तो चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड वियतनाम। तो ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्टर की बात की जा रही है, प्रोड्यूसर की बात नहीं की जा रही है, पर लेकिन यूपीएससी हमेशा साइकोलॉजी के साथ में खेलता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चाइना का ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, तो मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, जो मैंने रबी क्रॉप और जायद, जो बेसिकली उसके बारे में बात की थी जायद क्रॉप के, वो स्लाइड पूरी आप लोग यहाँ पर काम आ जाती है। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और वीट। अभी मैंने क्या बताया, जो राइट और वीस को अगर आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है खरीफ क्रॉप के बारे में। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी आप लोगों को। खरीफ क्रॉप है राइस, रबी क्रॉप है यहाँ पर वीट, ठीक है। यानी कि गेहूं से रबड़ी बनाई जा रही है, ऐसा आप लोग याद रख लेना, याद रखने के लिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ही मैंने याद किया था इसको। तो यहाँ पर अब देखिए आप लोग, जैसे कि राइस क्या हो गया, यानी कि गेहूं क्या हो गया, गेहूं से रबड़ी बनाई जा रही है, रबड़ी मतलब रबी क्रॉप। तो यहाँ पर खरीफ तो है नहीं, तो चौथा ऑप्शन आप लोगों को खत्म हो गया। जैसे ही चौथा ऑप्शन आप लोगों ने काटा, तो 2 ऑप्शन आप लोग कट गए सीधे सीधे, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल ढंग से करना सीख गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सी हो जाते हैं। यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है ना यार, वो आप लोग को इस तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं देता कि आप लोग जो है आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। यूपीएससी का टारगेट ये रहता है कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं, अगर पेपर उठाकर देखोगे, उसमें वो क्वेश्चन रहते हैं कि सब अटेम्प्ट कर लेंगे, सबको लगता है वाओ क्या तैयारी हो रखी है, ठीक है। पर लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग 30 से लगभग 45 के बीच में जाएंगे, तो कुछ कुछ बेसिक अच्छी नॉलेज होगी तो ही आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे ऊपर जाओगे तो आप लोग की कॉमन सेंस इस्तेमाल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पैटर्न रहता है यहाँ पर यूपीएससी का, इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी को एक अच्छे तरीके से देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। बोला जा रहा है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई थी 2008 में, जी हाँ 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी, और प्रमोट करती है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये बोला गया कि सुपरविजन करती है और रेगुलेट करती है, एक अच्छा खाना लोगों तक पहुँचे। करेक्ट और इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी में आप लोगों के हिसाब से क्या सही आंसर है आप लोग बता दो, मैं उसी में अपनी आत्मा संतुष्ट कर लूँगा, तृप्त कर लूँगा, ठीक है। सही आंसर क्या है, सी है, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। खुद देखो यूपीएससी ने अपने आप भी क्वेश्चन पूछ लिया इस बॉडी से, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि बॉडी क्यों पढ़ा दी सर, ऐसा लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा बात बता दी फालतू की, ठीक है। यूपीएससी खुद क्वेश्चन पूछ चुकी है,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है वो रिप्लेस करके बेसिकली एक तरीके से रिप्लेस करके बनाया प्रिवेंशन ऑफ द फूड अल्ट्रेशन जो एक्ट था 1954 का, ये बोला गया। फूड सेफ्टी जो है और उसी के साथ में जो उसका स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंदर में आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड द सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सही आंसर क्या है, 1 2 3 या फिर 4, 1 ओनली, बोथ या फिर नन। तो ये है सही आंसर आप लोगों का ए। ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर बनाया गया। पहले था प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए था, तो ये बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में नहीं आती है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने ही आप में एक पावरफुल बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा अलग ले जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, पर लेकिन क्वेश्चन ऐसा कतई नहीं रहेगा कि आप लोग उसका आंसर ही न कर पाए अगर बेसिक नॉलेज होगी तो। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, पर थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल हो गया है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देखेंगे। यानी कि एक पूरा खरीफ क्रॉप के बारे में पूछ लिया और बोल रहा है कि एरिया जो है कल्टीवेशन का बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, जवार के कंपेयर में कौन सी ऑयल सीड वगैरह ज़्यादा है, फिर जवार ज़्यादा है, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर कैन। तो बेसिक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आप लोगों को एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। तो ये चार्ट है इसके लिए जो आप लोगों के सामने है, ये सारी बातें बता रहे हैं और आंसर यहाँ पर इसका ए हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करते, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है वो सबके लिए आता है। ठीक है, तो उसको ये सोचकर समझो कि हाँ अटेम्प्ट कर देखो, एलिमिनेट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लिया करते, आगे बढ़ा करते हैं एग्जाम के अंदर में। तो हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि हमारे देश में इनिशिएटिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बासमती राइस के बारे में, स्टैंडर्ड क्या तैयार करने की बात की जा रही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इसके ऊपर काम कर रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप, राइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या सिनेरियो है राइस को लेकर, एक तरीके से हमारे देश का कहाँ कहाँ राज्य में कहाँ पर है, विदेशों के अंदर में कहाँ पर है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को एक एक कर मैंने सारे अटैम्प्ट करवा दिए। इसी के साथ में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक आप लोगों का, बहुत ही डिटेल में बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रैक्टिस के साथ में। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यही मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। ओके बता दिया करो जहाँ पर कोई डाउट हो, डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है, फीलिंग अच्छी होनी चाहिए कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ के। ठीक है, तो बताना ज़रूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासकर अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिटेल में बातें करूं। बात की जा रही है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा कवर की गई ये न्यूज़। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स तो बस बोलने वाली बात है, ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर की गई थी न्यूज़। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक शब्द लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अब चाल चलन में नहीं है, उनका ट्रेंड जा चुका है। तो यहाँ पर बोला गया कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉलोज द, जो भी रूल दिए जाते हैं क्राइटेरिया, कि शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड वो पुराने हो चुके हैं। ठीक है, द क्राइटेरिया सेट आउट बाय द लोकुर कमेटी। तो यहाँ पर ये कमेटी भी आप लोगों से पूछा सकता है कि ट्राइबल कम्युनिटी की डेफिनेशन जो उसने दी थी वो चीज़ें यहाँ पर है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या बातें, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले तो ये लोकुर कमेटी कब की है, इसके बारे में बात याद रखेगा। लोकुर कमेटी जो है वो 1965 में बनाई गई थी। आज हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो कितना पुराना यहाँ पर डेटा होगा उसके हिसाब से चले। तो यहाँ पर बोला गया कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जो रूल फॉलो किया जा रहा है लोकुर कमेटी के द्वारा, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस देते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब आदिवासी जो भी यहाँ पर बेसिकली कम्युनिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्राइटेरिया जो सेट किए गए हैं लोकुर कमेटी के द्वारा वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इनके बारे में हम लोग बात करें। ये एक तरीके से कैसे कैसे वो डिफरेंट होती हैं कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी हमसे, उनकी क्या कल्चर होती है, वो हमारे कॉन्टेक्ट में आने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। ठीक है, एक साई नेचर के वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही पैटर्न चल रहा होता है। वो जंगलों में रहते हैं, हम लोग जो है आज के डेट में अलग अलग जगह लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कोई सोसाइटी में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहरों में रह रहा है। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, गर्मियों में सर्दियों में किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्या क्या हम लोग खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर उनको पता भी नहीं होगा आप लोग कैसे एंजॉय करते हो। तो उनकी ज़िंदगी कंप्लीटली एक डिफरेंट ज़िंदगी है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक बात की गई थी कि क्या ट्राइबल कम्युनिटी को हम लोगों को मेन जो बेसिकली जो एक तरीके से हमारी देश है उसके अंदर लेकर आना चाहिए, या फिर उनको नेचुरली छोड़ देना चाहिए उनकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो इसमें दो विचार डिवाइड हो गए।
एक विचार के लोग तो ये बोलने लगे कि जब देश बढ़ रहा है आगे तो हम लोग उनको भी अपने साथ में लेकर आए। दूसरा विचार ये बोला कि हमारी नज़रों में हो सकता है हम लोग बढ़ रहे हैं, पर उनकी नज़रों में उनकी लाइफ नेचुरल लाइफ है, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करें, आखिर उनमें इंटरफेयर क्यों करें। हाँ, अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई बीमारी लग गई, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा दो बाहर से, पर उनकी लाइफ उनको नेचुरली अपने हिसाब से एंजॉय करने दो, ठीक है। तो सेकंड वाला जो पाथ था ये ज़्यादा फॉलो किया गया, और तब से लेके आज तक का जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर बेसिकली बताते हैं, ठीक है, कि हाँ ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको इस तरीके से पैटर्न में हम लोग को लेकर चलना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर में भी, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करा दूँ ताकि आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अभी जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं इसके बारे में, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। सबसे पहले तो अगर बात करें हमारे देश के अंदर में आज की डेट में 700 भी ज़्यादा लगभग ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी के अंदर लार्जेस्ट अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कोई पूछे कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर पूछे कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो हरियाणा में ट्राइबल कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, पंजाब के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी ट्राइबल कम्युनिटी बिल्कुल नहीं है, दिल्ली में ट्राइबल कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, और पुडुचेरी में भी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 एरिया ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। लोकुर कमेटी जो सेटअप की गई थी उसने डिफाइन किया शेड्यूल ट्राइब को। कमेटी के द्वारा 5 क्राइटेरिया दिए गए कि एक तो प्रिमेटिव ट्रेट है उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है उनका, साइनास एक तरीके साइनेस देखने को मिलेगी, नहीं एक तरीके से वो थोड़े से जो नहीं कहते एक तरीके से शर्मीले, ठीक है, और बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। तो अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी को आप लोग उसको काउंट कर सकते हो। ये लोकुर के द्वारा बोली गई थी, लोकुर साहब के द्वारा काफ़ी पुराने टाइम पहले। अभी फिलहाल के टाइम पर एक और कमीशन सेटअप किया गया था जिसका नाम याद रखिएगा, उसको बोला गया भूरिया कमीशन, BHURIA। तो भूरिया कमीशन जो है वो 2002 से लेके 2004 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो 5th शेड्यूल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके ऊपर फोकस किया गया कि कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। इसके बाद में फिर एक हाई लेवल कमेटी यहाँ पर बनाई गई 2013 में, फिर से ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस दिया गया, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उनके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कमेटी उनके ऊपर बनी नहीं है, पर लेकिन हाँ वही है कि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करने से हमेशा चीज़ें जो है बची हैं। एक टाइम ऐसा था, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ, कि जो आज की डेट में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और पॉलिटी के अंदर इसके ऊपर पूरा लेक्चर ले रखा है मैंने, आप लोग देखते हैं, ये थंबनेल भी है उसका, जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है वहाँ पर। पॉलिटी के अंदर जो भी लेक्चर देखते हो ना उनको अच्छे से रिवाइज करा करो, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लिया करो फिर उसी के साथ में, ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओ, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर 19 जो फरवरी है 2004, तो उस टाइम पर यहाँ पर आर्टिकल 338 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, जो कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। हालांकि 2003 का अमेंडमेंट था, 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया उसको, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बन गई। जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में आप लोगों को बोल रहा हूँ, पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये कमीशन एक ही अंडर हुआ करते थे, पर इनको लगा यार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में तो बहुत डिफरेंस है, एक सोसाइटी में मिलकर रहता है दूसरा सोसाइटी से अलग रहता है, इनके लिए एक कमीशन कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ जैसे फील हुई, उन्होंने एक नेक्स्ट कमीशन इनके द्वारा बना दिया, एक इंडिपेंडेंट कमीशन, ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चला जा सके। और वो जो इंडिपेंडेंट कमीशन है वो अच्छे से काम कर रहा है, सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। उसी के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी ये बातें बताई हैं कि अभी फिलहाल एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो चुका है। तो याद रखिएगा शेड्यूल ट्राइब वाला जो कमीशन है वो आर्टिकल 338A के अंदर में आता है, और शेड्यूल कास्ट वाला जो कमीशन है वो आर्टिकल 338 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2004 से पहले तक कमीशन एक ही था, 2004 में के बाद में जब अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, तब से लेके फिर सेपरेट चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे हिस्टोरिकल अगर बात करें आइसोलेशन क्या क्या वो चीज़ें चल रही हैं, परजेंस जो उनकी कोर साइक्लिक लाइफ, मैरिज क्या क्या, सॉन्ग्स, कल्चर, आप लोगों ने देखा बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के सॉन्ग्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, उनके डांस वगैरह। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर इंडोगेमी। इंडोगेमी मतलब
अपनी कास्ट, अपनी कल्चर के अंदर में, अपने रिलीजन के अंदर में, अपने एरिया के अंदर में ये मैक्सिमम शादी करते हुए नजर आते हैं। एक्सोगैमी अगर बात करें यहाँ पर तो उसमें नॉर्मली बोलते हैं कि अपने एरिया से बाहर जाकर, आज के दिन में खुद देख लो, कोई बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर एक तरीके से उसके ऊपर स्टार्टिंग से उसने जो चीज़ समाज में देखी होती है उसको ये रहता है कि यार अपनी ही कास्ट में शादी करनी है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिफरेंट सी आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर हम लोग इनके बारे में बातें करें, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, तो यहाँ पर अभी उसको चेंज करने की थोड़ी बात की जा रही है कि हाँ कुछ नया पैटर्न लेकर आओ ताकि पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अभी आप लोग के जो माइंड में नहीं होना चाहिए। वैसे इसका जो बेसिकली ये एक तरीके से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर अवार्ड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं लीडरशिप अवार्ड, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लीडरशिप अवार्ड बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक्सटर्नल ऑर्डिनरी काम करता है ना, तो उनको वो अवार्ड भी देता है, एक तरीका अप्रिसिएशन अवार्ड आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो बताना, ये ऐसे टॉपिक है जो कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है जब इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पीयूष गोयल जी देखने को मिल रहे हैं यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, यानी कि यूएसए में गए यहाँ पर और 13th मिनिस्ट्रियल लेवल की जो है वो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है ये कहाँ पर हुई, ये वॉशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूएसए के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिली और ये बाकायदा पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक आता है वहाँ पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि दोनों कंट्री के द्वारा 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो भी कंडक्ट कराएगी, यानी कि इंडिया और यूएसए के साथ में मिनिस्ट्रियल मीटिंग देखने को मिली। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं यहाँ से निकले और यूएसए पहुँचे। अब इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी, चाइना के साथ में जो हमारा व्यापार है अगर यूएसए के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो उससे काफ़ी कम है, पर लेकिन चाइना के साथ में हमारा जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से नेगेटिव व्यापार है, यानी कि हम लोग इंपोर्ट इतना सामान करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है चाइना से, पर लेकिन यूएसए को हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएसए के साथ में हम लोग सरप्लस में रहते हैं और चाइना के साथ में हम लोग डेफिशिट में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले सरप्लस और ज़्यादा खरीदने वाले डेफिशिट में। अभी रसिया और यूक्रेन का जब मुद्दा चल रहा था उस टाइम पर इंडिया ने बेसिकली काफ़ी हद तक जो है वो किसका सपोर्ट किया, काफ़ी हद तक जो है हम लोगों ने रसिया का सपोर्ट किया, पर उसके बावजूद भी हमारी कंट्री के जो एक तरीके से ट्रेड रिलेशन है वो फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें इंडिया और यूएसए का कई जगह तो अच्छा एक तरीके से काम होता है जब मिलके काम करते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि जो बाइडन साहब ने कहीं ना कहीं मोदी जी से कस्में खा ली, वरना कोई सोच नहीं रहा था कि मोदी जी जो है 2070 तक बोलेंगे कार्बन एमिशन को ख़त्म करना है। तो ये काफ़ी अच्छी एक तरीके से स्ट्रेटजी है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कि हाँ भाई देख जो बातें सही है मानने वाली वो मानेंगे, तेरी बात मान ली हमने क्लाइमेट चेंज पर यार देख जो बाइडन यार अगर तू बोलेगा कि तेरी बातें मान लो यूक्रेन रशिया रिलेशन पर भी तो वो नहीं होगा, यानी कि जायज डिमांड करेगा तो हम मानेंगे और ना जायज डिमांड करेगा तो यार नहीं मानेंगे, सीधी सीधी बात ये है। तो उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पीच दे रहे हैं आजकल, मतलब वायरल हो रही है उनकी स्पीच, उन्होंने अभी एक स्पीच में बोला कि यूरोप को ये लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, पर दुनिया की प्रॉब्लम जो है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा माहौल है यूरोप के अंदर में, यानी कि तुमको जो दिक्कत हो रही है वो दुनिया को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब तुमको नहीं हो रहा तो किसी को नहीं हो रही है। यही सेम पैटर्न टेररिज्म के बारे में था। इंडिया हमेशा चिल्ला कर थक गया कि टेररिस्ट हैं, इनको किसी को जू नहीं सर के इनके सर पे, और जैसे ही यहाँ पर अटैक होने स्टार्ट हो गए यूरोप के अंदर में, यूएसए के अंदर में, सब चिल्लाने लगे टेररिज्म। तो यहाँ से एक बात आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पर बन जाता है कि वर्ल्ड जो है खासकर जिसमें यूरोपियन यूनियन यूएसए है, उनको लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तो दुनिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो इसी के चलते जो यहाँ पर अभी फोकस किया जा रहा है कि हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम लोग किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से पूछा गया किसकी साइड में हो आप लोग, यूएसए की साइड में हो या फिर रसिया की साइड में हो, उन्होंने के द्वारा बड़ा ही प्यारा सा आंसर दिया गया कि हम तो भाई साहब अपनी साइड में हैं, ठीक है,
मतलब हमसे जिसको फायदा होगा हमारे देश को, हम लोग उसके साथ में जाकर खड़े होंगे, जिससे फायदा नहीं होगा उसके साथ में नहीं खड़े होंगे। तो हम अपनी ही साइड में हैं, ना तो तुम्हारी साइड में है ना उनकी साइड में है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, खासकर ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन के टाइम पर, यहाँ पर जाके हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग जरा सी देर में बोलते हैं ना कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है हम लोग को कम कर देनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक तरीके से चाइना को ये कर देना चाहिए, चाइना को वो कर देना चाहिए। भाई साहब, चाइना के ऊपर इतना बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे डिपेंडेंट है आज के डेट में भी, जिसकी कुछ हद नहीं है, जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें कर लें, रॉ मटेरियल की बातें कर लें। दुनिया भर के बिजनेस ऐसे हैं जो चाइना के ऊपर टिके हुए हैं हमारे देश के अंदर में। तो ऐसा नहीं कि उसको हवा हमें बोल देंगे ठीक है चल घर, नहीं चल गोली कल्टी मार, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जो मुद्दा है, इस पर्टिकुलर ट्रेड मीटिंग में कई सारी बातें की गई हमारे द्वारा कि कैसे व्यापार को आगे लेकर चलना है, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, गुड सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इनमें काम करना है। तो दोनों कंट्री जो है यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड जो है वो 160 बिलियन है 2021 के अंदर में, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे साथ में अच्छा काम चल रहा है। इंडिया ने इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फोरम प्रोस्पेरिटी में भी वेलकम किया यूएसए ने। टर्टल के जो यहाँ पर एक्सक्लूडर डिवाइस के बारे में बातें की, ताकि टर्टल न पकड़े जाएं नेट के अंदर में। और भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन को और बायलैटरल और जो यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर लेकर चल रहे हैं। तो उसके लिए टीपीएफ एक वर्किंग ग्रुप है जो कि यहाँ पर ऑन रिजिलियंट ट्रेड जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ताकि ऑफिशियल को हेल्प मिल सके अपने रिलेशन को और अच्छे ले जाने में, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है यूएसए जो है वो, यूएसए इज इंडिया टॉप ट्रेडर 2022 में, जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं। यानी कि एक तरीके से ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा रहा यूएसए, अगर फिलहाल के टाइम पर आप लोग बात करें, पहले के कंपेयर पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि यूएसए जो है अब चाइना से भी काफ़ी आगे निकलता हुआ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चाइना के साथ में हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पर सरप्लस, और उसमें बातें करेंगे तो आप लोग और चीज़ समझ पाएंगे कहाँ कहाँ पर सरप्लस है और कहाँ कहाँ पर डेफिसिट है। तो ये स्लाइड लगाने का बेसिक पर्पज ये होता है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके चीज़ों को लेकर आप लोगों की। ऐसा नहीं कि बस रट्टे फिट्टे चीज़ें लेके चल रहे हैं और कूद रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। जैसे 2019 में यूएसए से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्या बोला गया कि व्हाट इंट्रोड्यूस जो फिक्शन इनटू द टाइज बिटवीन द इंडिया और यूएसए के बीच में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है कि घर्षण लगे रहते हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है उनके बीच में किसके बेस पर ये फ्रिक्शन रहता है, ठीक है, तो ये बातें बोलेगी। आज के डेट में बात करें, इंडिया और यूएसए हैं वो पोजीशन में है एक अच्छे लेवल पर। अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग चीज़ों को अच्छे से लेके नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो इंडिया को यहाँ पर एक तरीके से ऐसे स्टेप उठाने, एक तो अपने सेल्फ एस्टीम और एम्बिशन के बारे में बातें करनी है, यानी कि यूएसए के हिसाब से नहीं लेके चलना है। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी की जो बातें मैंने आप लोगों को बताई वो यहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ दुनिया में फ्रिक्शन है, सही है, पर लेकिन हम अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, अपनी जनता के, अपने देश के इंटरेस्ट में काम करेंगे। वो काफ़ी एक तरीके से सर्वोपरि होनी चाहिए, और हर एक देश ऐसे ही कर रहा है। आप लोगों को पता है कोविड-19 के टाइम पर जब दिक्कतें देखने को मिली तो इंडिया एक ऐसा देश था जिसने अपनी पूर्ति हो ना हो पर दुनिया को दवाई प्रोवाइड कराई उसने। तो इतना दिल वाला इंसान अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि अपने पेट काट कर दूसरों को पाल देना, ये वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का ओहदा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है जब इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी था और बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी, तो बातें पता होनी चाहिए, बाकी तो सब चीज़ें संभाली जाती हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है वैसे वैसे है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलके काम कर ही रहे हैं सब जगह, कोई टेंशन ही नहीं है, तो टेंशन नो को लेने का, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ से, वर्ल्ड लेवल की ये न्यूज़ है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला, कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश और स्टॉर्म देखने को मिल रहा है, तूफान, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, बहुत सारे एरिया में बिजली नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपना एरिया छोड़कर कहीं और भी जाना पड़ गया है दिक्कतों की वजह से। ये यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, तो आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दिक्कतें हमारे ही देश में देखने को मिलती है, यूएसए जैसे देशों में भी है। कैलिफोर्निया यूएसए के वेस्ट कोस्ट पर पड़ती है या फिर ईस्ट कोस्ट पर पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार स्टेटमेंट देकर, स्टेटमेंट में था कि कैलिफोर्निया ईस्ट में पड़ती है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं सिटीज़ के बारे में अगर कोई न्यूज़ में है तो, ठीक है, बताइए कहाँ पर है। मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यूएई के, जिनका नाम है यहाँ पर सुल्तान अहमद अल जबर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में न्यूज़ में रहने वाला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
27 अभी कहाँ पर हुई, बहुत बार पढ़ाई, जितना पता नहीं कितनी बार पढ़ाई, बताइए कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो यूएई के बारे में बातें करें तो यूएई के अंदर होने वाली है 28। 26 कहाँ पर हुई थी, तो वो ग्लासगो में यूके के अंदर। 27 बताइए, और 28 जो होने वाली है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में होने वाली है, और उसके प्रेसिडेंट बन गए हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज कर दिया रिटायरमेंट एज जो 62 से 64, ताकि और लंबे समय तक जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में बने रहे। क्या हमारे देश में भी यहाँ पर जो रिटायरमेंट की एज है उसमें कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए, आप लोग बताइए। जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप के द्वारा कंफर्म किया गया है कि अर्थ साइज का प्लानट है यहाँ पर ये, जो कि एक हैबिटेबल जोन बताया जा रहा है, एक रेड ड्राफ्ट है जिसका नाम LHS 475 रखा गया है। तो हम लोग पृथ्वी जैसा कोई प्लानट खोज रहे हैं जहां पर रहने लायक सिचुएशन हो, तो उसी की ओर ये बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग बोल सकते हैं। तो ये वर्ल्ड पेज की न्यूज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्या क्या बातें हैं, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 7.8 ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा नवंबर और अक्टूबर के महीने, नवंबर आफ्टर अक्टूबर के बाद में बात करें, यानी कि अच्छा लेवल पर यहां पर पहुंच रहा था, ठीक है। नवंबर के महीने में आफ्टर अक्टूबर में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मल्टी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम कमोडिटी। तो ये एक तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की बात की जा रही है ताकि कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो एक तरीके से ट्रेड पैक्ट की बात करें यूएसए के साथ में, तो डिस्कस किया था मैंने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके बारे में बात करें, उसके द्वारा फोरकास्ट किया गया है कि 2.7 ग्रोथ रहने वाली है 2030 में, जो एक तरीके से वर्ल्ड की जो ग्रोथ रहने वाली है। और कृष्णा लेगार्डे ने 2023 के लिए अनदर टफ ईयर बताया इकोनॉमी के लिए। देखिए फिलहाल के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि यूएसए और यूक्रेन की वॉर चल रही है, बहुत सारे साइक्लोन तूफान देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर चाइना की हरकतें ताइवान को लेकर अभी कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं है। यूरोप जो है वो कई सारी प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कई बार घमासान देखने को मिलता है। ईरान और ये सारी जो कंट्री हैं, खासकर अफगानिस्तान वाला पोर्शन हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है आज की डेट में। ये आसियान कंट्री के अंदर में म्यांमार की हरकतों को देखकर बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें करें तो ज़्यादा अच्छा है नहीं 2023। तो 2023 में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली है नहीं है, ठीक है। पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब आने वाली है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो 23 और 24 का स्टार्टिंग फेज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया की इकोनॉमी के लिए हो चाहे ना हो, है कि नहीं। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए, ओके। कुछ नेशनल लेवल की न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसको अभी हम लोगों ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में ऐड किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, या फिर उन्हें कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दे देना है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को याद रख सको, ठीक है। तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है नील कुरिंजनी, ठीक है। तो ये पौधा है जो नील कुरिंजी है, जो कि आप लोगों से पूछा भी जाता है यहाँ पर कई बार एग्जाम के अंदर में। ये बहुत लंबे समय 10-10, 12-12 साल बाद यहाँ पर इसके ऊपर फूल खिलते हैं। तो इसको शेड्यूल जो 3rd है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रोबेलिस्थिस, एक तरीके से कुथियानी, ठीक है। तो यहाँ पर कुथियाना बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, के नाम से कुछ देख लेना जो भी याद रखना हो। तो यहाँ पर स्ट्रोबेलेंथिसिस कुथियानिया, कुछ भी इस तरीके से, मतलब क्या बना सकते हो आप लोग ट्रिक, वो देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु असेंबली के द्वारा यहाँ पर अडेप्ट किया गया रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर समुद्र सेतु प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इंप्लीमेंट होता है नहीं। पीआईबी के द्वारा बोला गया कि लगभग 6 यूट्यूब चैनल जो हैं उनको फेक न्यूज़ फैलाने के चक्कर में बैन कर दिया गया। उल्टी सीधी फेक न्यूज़ फैला रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे थंबनेल लगा रहे थे उल्टे सीधे कि सरकार में ये हो गया, कल को ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, जो इसके चलते बहुत सारे व्यूज़ भी थे उन पर, तो उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया। सेंटर के द्वारा अभी यहाँ पर 24 स्टेट जो हैं, एक तरीके से सेंटर के द्वारा सबमिट किया गया व्यू ऑन 24 स्टेट टू सुप्रीम कोर्ट नोटिफाई करने के लिए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। तो माइनॉरिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, पार्ट 3 में जब आप लोग जाते हैं संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटी से रिलेटेड कई सारी बातें करते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है बताइए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ साहब जो है जब से वाइस प्रेसिडेंट बने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं।
मतलब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली एक तरीके से यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को साइड में कर दिया है, जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, तो उसके चलते बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, कई बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं दबाकर। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये वाइस प्रेसिडेंट साहब जो थे, गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, तो वहाँ पर पूरा न्यूज़ में थे। अभी जब से वाइस प्रेसिडेंट बने तब से भी नेक्स्ट लेवल पर चल रही हैं इनकी चीज़ें, ठीक है। चलिए, सबको अपना अपना अधिकार है बातें रखने का। बात की जा रही है भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। तो भारत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? नाम कितना प्यारा रखा गया ना, भारत लग गया नाम के सामने, ठीक है। मैं भी भारत वीर कर लेता हूँ अपना नाम। टेनिस से है, चेस से है, या फिर टेबल टेनिस है, या फिर वेट लिफ्टिंग है, बताइए। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोगों को इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि कौन सी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पर, जो अपनी वेबसाइट पर भारत की यूनेस्को की जो धरोहर है का विवरण किस लैंग्वेज में वर्णित है? तमिल, हिंदी, संस्कृत या फिर तेलुगु? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखता हूँ कौन बताता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है। बात की जा रही है कि यहाँ पर जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा अनाउंस की गई है कि एक तरीके से यहाँ पर कि चुनाव में देरी के बारे में। तो ओवर द डिले इन इलेक्शन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री अनाउंस द कट देयर टाइज विद द अफ्रीकन जो कंट्री है। देखिए होता क्या है, कई बार दिक्कतें रहती है अफ्रीकन कंट्री में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एक बार पावर में आ जाता है ना, वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो किसने यहाँ पर बात की है? माली, इजिप्ट, पेरू या फिर साउथ अफ्रीका? सही आंसर आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि यहाँ पर विद विच कंट्री डिड इंडिया सेट बायलेटरल ट्रेड टारगेट 50 बिलियन बिफोर 2030? साउथ कोरिया, यूएसए, जापान या फिर यूएई? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके साथ सेटअप किया जा रहा है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर बात करें, ठीक है। तो बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सबके आंसर बताऊंगा, पहले आप लोग एक बार दिल से अटैम्प्ट कर लो और फिर दिमाग से जवाब दे दो, है कि नहीं? दिमाग से अटैम्प्ट करना और दिल से जवाब देना, या फिर दिल से अटैम्प्ट करना दिमाग से जवाब देना, क्या सही है बताइए? मतलब दिल से अटैम्प्ट कर लो और दिमाग से जवाब दे लो, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर तो देखते हो कौन आंसर देता है, तब तक मैं आप लोग की रिवर कवर करता हूँ, ठीक है। रिवर क्या, बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये न्यूज़ में भी रहता है। तो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? ये है मजुली आइलैंड, मजुलिका के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुजली आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो आइलैंड है, पहले तो याद रखिए कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, आसाम के अंदर में। 2006 में ये फर्स्ट आइलैंड बना जो कि डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो देश के अंदर में पहला खिताब यहाँ पर इसको मिला, जो कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो एग्जैक्ट समझ सकते हो, ये यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कई बार ये भी बोला जाता था कि यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा कटाव बहाव हो रहे हैं चीज़ों के, तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर फिर भी ये एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका एरिया कितना है अगर कोई आप लोगों से पूछे, तो 1555 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया है यहाँ पर, जो कि अगर बात करें यहाँ पर ये बात की जाती है कि एक तरीके से ना जो कई बार ऐसा रहता है कि जब इरोजन होने लगता है तो यहाँ पर बात करने लगता है क्या दिक्कत होने लगती है, खासकर मानसून के टाइम पर जब बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये बातें की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एरिया माना जाता है, खासकर अगर बात करें इस पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में, ठीक है। अपनी खुद की चीज़ें हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में वैसे हैं, तो ये माना जाता है कि अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये आइलैंड डिस्ट्रिक्ट तो बना दिया आप लोगों ने, पर 15 से 20 सालों में आने वालों में ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है। जितना इसका, क्योंकि नदी बह रही है तो वो काट काट के ले जाती है मिट्टी, तो ऐसी भी बातें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए ये आइलैंड वाला कई बार न्यूज़ में रहता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, कोई पूछ ले आप लोगों से नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बता दिया जाए आप लोगों को। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है भाई साहब, कन्फ्यूज़न होते ही छोड़ के जाना, ठीक है। और मैं रख लूँगा अपने पास, आप बस माइंड में क्लैरिटी रखो, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखता हूँ किस किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन कौन है धनुधर हमारी इस विद्या के। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर कम से कम ढंग से दे दिया करो, ठीक है। पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत साहब कौन है सुब्रमण्यम? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस नहीं, टेनिस से नहीं है। चेस बताइए, टेबल टेनिस या वेट लिफ्टिंग बताइए? चेस से रिलेटेड है, ठीक है। 14 ईयर ओल्ड है यहाँ पर और 73rd चेस्ट के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम में तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं तो ये पूछना चाहिए। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन थे ये आप लोगों को बताना है, और 71वें कौन थे ये बताना है। तो ये 73वें बने हैं, तो मैंने 73वां बता दिया। 72 71 अक्षय कुमार की मूवी मत काउंट करने लगना, 71 सिंह 72 सिंह, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये तो खार हालांकि बता ही सकते हो आप लोग। ये एक अच्छी एक क्वेश्चन पूछा सकता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर बात करें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो पब्लिश कर रही है हिंदी में डिस्क्रिप्शन, जो भी यूनेस्को की जो साइट है इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, और ये एक तरीके से परमानेंट डेलीगेशन है यूनेस्को के द्वारा अनाउंस की गई इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी दिवस वाले दिन ये चीज़ें। वर्ल्ड हिंदी दिवस जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि हिंदी जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे नहीं, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि बोली जाती हैं, तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसका ओधा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताइए। आंसर उसका हिंदी हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, जैसे मैंने बताया अफ्रीका के अंदर में दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अफ्रीका में सबसे बड़ी दिक्कत की पावर में आने के बाद में नहीं छोड़ के जाएंगे हम, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर में माली है, उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि हम तुम्हारे साथ में रिलेशन नहीं रखते, आथू हमारी तुम्हारी कट्टी, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन वगैरह कराते नहीं, आगे बैठ जाते हैं, यहाँ पर दुनियादारी चलती रहती है। तो वेस्ट अफ्रीका, तो क्लोज टाई बॉर्डर विद माली, कट द डिप्लोमेटिक टाई, टफ इकोनॉमिक सैंक्शन रेस्पॉन्स टू द डिले इन होल्डिंग द इलेक्शन, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सैमसंग मार्केट में धूम मचाई रही है, तो साउथ कोरिया के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे और अच्छे से डेवलपमेंट होगा देश के अंदर में। तो 50 बिलियन की बात यहाँ पर की जा रही है व्यापार की। तो साउथ कोरिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं यहाँ पर, इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब से मिले, दिल्ली में बातचीत भी हुई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कितना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ पाता है। यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो ट्रेड बैलेंस में आप लोग बात करें तो एक तरीके से अगर बात करें, साउथ कोरिया जो है एक्सपोर्ट करता है 38 बिलियन के करीब, ठीक है। और इंडिया जो है अगर बात करें, जो साउथ कोरिया एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, और इंडिया का इंक्रीज हो रहा है 37% के करीब, ठीक है। तो यानी कि एक अच्छा खासा बैलेंस ट्रेड जो है वो एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। सरप्लस कैटेगरी में यहाँ पर देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक तरीके से ये कुछ बातें हैं। सी सेट का क्वेश्चन जो है इसके बारे में अगर बात करें तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 45, यानी कि सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा देख लेना। बाकी मजुली का हो गया आप लोगों का, ठीक है। मजुली है, मजुली का नहीं ठीक है, मजुली आइलैंड, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना नहीं है, ओके। कन्फ्यूजन हो तो फिर से बोलो, ये छोड़ना। तो आ जाओ मेरे अंग्रेजों, अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ यहाँ पर। तो वोकैबलरी के बारे में बात करेंगे, अंग्रेजी बोलना, समझना, या फिर आप लोग पढ़ना, सीखना, सुनाना सब कुछ चाहते हो तो वो वोकैबलरी उसका बेसिक पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आंसर राइटिंग में वोकैबलरी अच्छी होती है तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हो तो उसको समझ पाते हो, जिंदगी आसान हो जाती है, ऐसा बोल सकता हूँ। पहला शब्द क्या है, ये फेरोसिटी, इसको बोलते हैं क्रूरता, ब्रूटिलिटी से किसी को मार देना, ठीक है, एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें कर देना। तो क्रूर होने की अवस्था या फिर गुण, ये एक तरीके से फेरोसिटी होगा। फेरो मतलब ये फोर्स लगाकर किसी सिटी को धकेल जाए, इतने क्रूर आदमी यार, इतने लोगों की जान चली गई, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग बेसिकली इनको याद रखने की ट्रिक ढूंढ सकते हैं, इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना तो याद भी रहेंगे, ठीक है। तो ये है इसके बारे में जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एब्रिज, तो ये है संक्षेप, यानी कि संक्षेप में चीज़ों को बताना, काइंड ऑफ। इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कई जगह, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आप लोगों को उसका संक्षिप्त में अच्छे से समझा देता हूँ और जो उसकी सेंस है वो भी खत्म नहीं होता है। यानी कि एक तरीके से जैसे कोई आर्टिकल है, एडिटोरियल आया है, तो मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करता हूँ नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। उसी के साथ में उसमें क्वेश्चन लाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग के लेकर आता हूँ और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को उस आर्टिकल के बारे में समझ में आ जाता है कि आर्टिकल क्या है, वो न्यूज़ हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए तो चीज़ें और याद हो गई, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बता दी और आंसर राइटिंग भी हो गया। तो उसका सेंस भी पता रखता है आप लोग को आर्टिकल का, उसकी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बिना सेंस खोए हुए उसको शॉर्ट फॉर्म में बता देना, तो ये है एक तरीके से एवरेज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रिच, ठीक है, WRITCH। तो ये एक तरीके से होता है बदकिस्मत। बदकिस्मत आप लोग बोल सकते हैं कि कितना बदकिस्मत है, तो रैच वर्ड यूज कर लेना। रैच वर्ड बोलेंगे यहाँ पर अनहैप्पी पर्सन, अनफॉर्चुनेट है, कितना अनलक्की है। एक मूवी है जिसमें अक्षय कुमार नहीं है, अजय देवगन है और उसके साथ में सोनाक्षी सिन्हा है, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा जो रहता है उसका किस्मत बड़ी खराब रहती है, ठीक है कौन सी है, डीजे है क्या शायद, डीजे क्या नाम है उसका, एक्शन जैक्सन, नाम याद नहीं रहा मुझे मूवी का, उसमें उसका डबल रोल रहता है, ठीक है। तो वो वाली मुझे एकदम याद आ गया यहाँ पर। तो एक तरीके से बदकिस्मत, तो अनहैप्पी, ठीक है।
तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी साइड में देखो क्या बोला गया है, इनोसेंट और सेंट। सेंट मतलब बिल्कुल एक इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट बोले तो कई सारे लोग जो हैं जो एक तरीके से एक तरीके से बोलते हैं ना कि हम लोग यार बड़े बदकिस्मत है। तो मुझे ऐसा लगता है यार किस्मत वगैरह सारी अपने हाथ में होती है। अगर आप लोग यानी कहते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो ढंग से काम करता है। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो तो सारी चीज़ें अच्छे से चलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रैंगल, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से टकरार, ठीक है, डिस्प्यूट और एक तरीके से आर्ग्यूमेंट, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, इन लगे रहना। आप लोगों ने देखा ना अक्सर गाँव में लड़ाइयाँ हो जाती हैं नाली को लेकर, खड़ंचे को लेकर, साफ सफाई को लेकर लगे हुए हैं, ठीक है। इसने ये कर दिया, हमारी नाली के सामने आके कूड़ा फेंक दिया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। कई सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इशू बन जाते हैं। खेतों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं डोल को लेकर, मेढ़े को लेकर, ठीक है। कई बार और इशू चल जाते हैं तो ये खिंच जाती है कई बार। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बोला गया यहाँ पर यह डाइसी, तो एक तरीके से डाइसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना, तो रिस्की, अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, डाइसी सिचुएशन हो गई यार, ठीक है। मैंने कहते कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कोई एग्जाम में बैठे थे और वहाँ पर मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन लगाना है, बहुत ही डाइसी सिचुएशन हो गई, दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, ठीक है। हालांकि पढ़ाई लिखाई की जगह कोई और भी उदाहरण दिए जा सकते थे। एक बच्चा कह रहा है कि सर हर जगह पढ़ाई मत ठूसा करो, कभी कभी जर्नल भी बोल दिया करो। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? एक कह रहा है संत बना दिया, दूसरा कह रहा है ये, मतलब अलग ही लेवल पे है। और जो कमेंट थे इंस्टाग्राम पर वो तो नेक्स्ट लेवल के थे। कई सारे बच्चों ने जो कमेंट किए, मैंने कहा ये देखो चाहते क्या हो ये तो बता दो। पिक्चर डालनी बंद कर दूँ मैं? सही है, चले एंजॉय करते रहो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी टॉपिक हो, और अच्छे से चीज़ों को पढ़ा करो, जहाँ डाउट वगैरह से पूछ लिया करो, ठीक है। खुशी ने खुश होकर काफ़ी दिल से काफ़ी प्यारे आंसर दिए हैं, तो आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर। तो अच्छे से इनको देखिए किस तरीके से अपना शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर ये, और किस किस ने डाउनलोड कर लिया है। फिर से मैंने शेयर किया था ये कंप्लीट प्लानर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, पूरा दिन अपना ट्रैक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसको जरूर डाउनलोड करिए और अपने पास में रखिए। डेली मॉर्निंग में, ये मैं तो बोलूँगा कि इवनिंग में लिख कर सो जाइए कि क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिल करते रहिए कितना आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी आंसर होते हैं, अच्छे आंसर जो भी बच्चा देता है काफ़ी अच्छे से, उसको मैं लास्ट वाली वीडियो के, जैसे कि कल की वीडियो के नीचे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको पिन कर देता हूँ पहला ही कमेंट, तो जाकर आप लोग एक बार देख लिया करो, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना और अपना फीडबैक दे दिया करो। इसी के साथ में कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वो पूछ लिया करो। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर बेसिकली, और आप लोग यहाँ पर भी पर्सनली पूछ सकते हैं studyloverveer@gmail.com, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जिंदगी में रिलैक्स रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एक बात और यार, संडे हो या मंडे, अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर अब सीरियस नहीं होगे तो नेक्स्ट ईयर का नंबर लग जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में कोई गारंटी नहीं है। अगर अब की बार नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर की क्या गारंटी है। तो जो भी सीरियस पढ़ रहे हैं रेगुलर, वो सही तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलो, चीज़ों का रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दो, खासकर एमसीक्यू की, ठीक है, ताकि और अच्छे लेवल पर चीज़ें आप लोगों की चलती रहें। कोई भी डाउट वगैरह तो पूछ लिया करो, वीडियो के अंदर उसका आंसर देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ढंग से चीज़ों को तैयारी करो और फीडबैक दे दिया करो, लेक्चर कैसा लगता है, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। कोई मन में बात हो तो बता दिया करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर डे, अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो। आधा महीना जा चुका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ढंग से चीज़ों को प्लान करके चलो, ओके।